हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला दक्षिण काड़ी बस्ती से। आज जो चर्चा हो रही थी तरल दाब के बारे में। तरल दाब में मैंने आपको द्रव दाब संबंधी नियम बता दिया। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब हमने बता दिया था P बराबर एच रो जी। दाब के कुछ अनुमात्रक इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया होगा। अब आज जो चर्चा हो रही है वो पास्कल के नियम। पास्कल का नियम क्या होता है? पास्कल का ये नियम हमारा इंपॉर्टेंट नियम है। किसी परिबद्ध द्रव पर, परिबद्ध द्रव मतलब बंधा हुआ द्रव, बाउंड द्रव, किसी परिबद्ध द्रव के भीतर किसी परिबद्ध द्रव पर लगाया गया दाब उस पर सभी दिशाओं पर समान रूप से वितरित हो जाता है। किसी परिबद्ध द्रव पर लगाया गया दाब उसके सभी दिशाओं पर समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। सभी दिशाओं पर क्या हो जाता है? समान रूप से वितरित हो जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा, ऐसे मान लीजिए कोई पात्र है, इस तरह से मान लीजिए कोई पात्र है और इसके ऊपर 4 पिस्टन मान लीजिए बड़े लगा दिए। ये द्रव पात्र है, इसमें 4 पिस्टन लगे हुए हैं। इस तरीके से 4 पिस्टन लगाए गए हैं। और इसमें मान लीजिए कोई द्रव है, ये परिबद्ध द्रव है, पात्र में भरा हुआ द्रव, बाउंड द्रव जो होता है वो परिबद्ध द्रव होता है। ये द्रव 4 पिस्टनों द्वारा रुका हुआ है। अगर हम किसी एक पिस्टन को दबाएंगे तो आप देखेंगे जितना हम इसको दबाएंगे उतना ये दोनों फैल जाएंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि इस पर लगाया गया जो दाब होता है इसके सभी दिशाओं पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया जाता है उसको समझिए पहले आप। मान लीजिए कि एक पात्र है, उस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है। इसको गणितीय विधि से कैसे सिद्ध कर सकते हैं? इस पात्र में मान लीजिए कोई द्रव भरा हुआ है, इस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है। इस द्रव के भीतर हमने 2 बिंदु ले लिए। एक बिंदु आपका C और एक बिंदु हमने ले लिया है D। 2 बिंदु हमने ले लिया C और D। हमारा जो इस मैटर को प्रूव करने के लिए तरीका है इसका है कि किसी परिबद्ध द्रव पर अगर आप दाब लगाते हैं तो दाब सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाता है। तो हमने एक पात्र लिया, इसको गणितीय विधि से कैसे सिद्ध कर सकते हैं? माना एक पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, इस द्रव के भीतर हमने 2 बिंदु C और D लिए। C और D को आधार मानते हुए हमने क्या किया? इस पर एक बेलन की परिकल्पना की। एक बेलन की परिकल्पना, इस तरह से बेलन की परिकल्पना। इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है? इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A। तो इस पर भी दाब आरोपित होगा। मान इस पर दाब आरोपित P1 हो रहा है और इस पर दाब आरोपित हो रहा है P2। ठीक है, हमको दिखाना है कि ये परिबद्ध द्रव के भीतर हमने लिया है तो जो दाब यहाँ कार्य करेगा वही दाब यहाँ कार्य करेगा। इस बेलन के आधार, देखिए हर जगह इस पर बल लगेगा, हर जगह इस पर दाब पड़ेगा, चारों तरफ पड़ेगा। हम समतल पृष्ठों की बात करेंगे, समतल पृष्ठों की बात करेंगे। मान लेंगे प्रत्येक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ठीक है, अगर इस पृष्ठ, पहले वाले पृष्ठ पर आरोपित दाब P1 हो तो P बराबर मैंने आपको F/A बताया था। तो इस पृष्ठ पर आरोपित बल, पहले पृष्ठ पर आरोपित बल F1 बराबर क्या हो जाएगा? P1A1। जब बराबर क्या हो जाएगा? P। इस तरह से इस वाले बिंदु पर जो आपका D बिंदु वाला पृष्ठ है, इस पर आरोपित दाब, दूसरे पृष्ठ पर आरोपित बल लगा लीजिए, F2 बराबर क्या हो जाएगा? P2। चूंकि बिंदु C और D संतुलन अवस्था में है, देखिए D और C और D क्या है? संतुलन अवस्था में है,
तो इसका ये मतलब हुआ कि जब कोई बिंदु सी और डी जो संतुलन अवस्था में है, तो जो बल बिंदु सी पर लगेगा वही बल क्या होगा, एक बल इधर लग रहा है, एक बल उधर लग रहा है, तो जो बल इस पर लगेगा वही बल इस पर भी लगेगा, अर्थात F1 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि बिंदु सी और डी संतुलन अवस्था में है, अर्थात बल दोनों बराबर हो जाएंगे, F1 बराबर F2। F1 का मान रखेंगे तो P1A बराबर क्या हो जाएगा, P2, ये कट जाएगा तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2। यही पास्कल का नियम है, किसी परिबद्ध द्रव पर आरोपित दाब सभी दिशाओं पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ये था पास्कल का नियम। पास्कल के नियम पर कुछ आधारित यंत्र हैं, उसमें एक सबसे बढ़िया है स्वचालित लिफ्ट, द्रव चलित लिफ्ट है, द्रव चलित लिफ्ट है। दूसरा आपका यंत्र है द्रव चलित ब्रेक है। किस तरीके दो यंत्र है, द्रव चलित लिफ्ट है और द्रव चलित ब्रेक है। आपकी किताब में दिया होगा, इसके बारे में आप लोग इसको समझ लीजिएगा, अगर दिक्कत होगी तो मैं आपको इसको बता दूंगा। पास्कल के नियम पर आधारित दो यंत्र हैं, द्रव चलित लिफ्ट है, द्रव चलित ब्रेक है। इसके बारे में आप लोग आपकी किताब में दिया, उसको आप समझ लीजिएगा। अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए कुछ अतिरिक्त इसमें है जिसका हम आगे न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो उसमें इसका योगदान होगा। देखना, जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है, जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है, ये वाली वस्तु है, इसमें हमने क्या किया, ये वस्तु है, इस वस्तु को इस द्रव में डाला, माने गेंद ही डाल दिया। तो जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है, तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर एक उत्क्षेप बल ऊपर की ओर काम करता है। उस पर एक बल क्या करता है, उत्क्षेप बल ऊपर की ओर काम करता है। इस बल को कहते हैं उत्थापक बल या उत्क्षेप बल, या एक इसका नाम और है उत्प्लावन बल कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहा जाता है। यानी जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में डाला जाता है, चाहे पूरा डाल दिया जाए या थोड़ा सा भाग डाला जाए, तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की एक ओर बल लगता है। इस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हैं। इसी कारण वस्तुएं जो होती हैं द्रव में हल्की प्रतीत होती है। किसी वस्तु को द्रव में रख के हवाई में तौलिए और उसी वस्तु को द्रव में डुबो कर फिर तौलिए, तो दोनों के भारों में अंतर होगा। उत्प्लावन बल कितना लगता है, तो किसी वस्तु पर किसी वस्तु को अगर द्रव में डालेंगे तो उत्क्षेप बल कितना लगेगा, तो उत्क्षेप बल जो लगता है वो होता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार होता है। उत्क्षेप बल कितना कार्य करता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। वस्तु जितना द्रव विस्थापित करेगा, जानते होंगे वस्तु जितना द्रव पानी में जाता है, उसका द्रव में जाता है उसका इतना भाग वो डूबे हुए भाग के बराबर द्रव विस्थापित करता है। तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर उत्क्षेप बल लगता है। अगर वस्तु का डूबा आयतन, अगर मान लें कि वस्तु का डूबा आयतन कितना, मान लें वस्तु का डूबा आयतन क्या मान लें, V मान लें। वस्तु का डूबा आयतन कितना मान लें, V मान लें। तो वस्तु को मान लीजिए बस जितना भाग डूबा है तो उसका आयतन कितना V। तो अगर इसको हम द्रव में, तो जितना वो डूबेगा उतना द्रव विस्थापित करेगा, यानी विस्थापित द्रव का आयतन कितना हो जाएगा, विस्थापित द्रव का आयतन V क्या हो जाएगा, V। अब विस्थापित द्रव का आयतन V हो गया, तो विस्थापित द्रव का द्रव्यमान मान लीजिए। तो द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन मान लीजिए V और घनत्व कितना हो गया, रो, जहां रो द्रव का घनत्व होगा। तो विस्थापित द्रव का भार क्या हो जाएगा, भार होता है mg, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण द्रव्यमान आपका दिया है V इंटू रो इंटू जी। इसलिए उत्क्षेप बल क्या हो जाएगा, उत्क्षेप बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा V इंटू रो इंटू जी। ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। आगे कुछ सवाल जब आप लगाओगे तो वहां इसका यूज पड़ेगा, जहां V क्या होता है, वस्तु का डूबा आयतन।
वस्तु का डूब आयतन। ये सिलेबस में नहीं है पर थोड़ा सा इसके बारे में आप जाने रहेंगे तो आगे जब सवाल लगाएंगे तो वहां उसका यूज पड़ेगा। वस्तु का डूबा, अगर पूरा डूबा है तो पूरा आयतन लिखा जाएगा, आधा डूबा तो आधा आयतन लिखा जाएगा। समझ आ गया। उत्क्षेप बल के कारण जो वस्तु होता है वो द्रव में हल्का प्रतीत होता है। इसी के आधार पर एक वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, उन्होंने एक रूल बनाया, जिसको एक सिद्धांत बनाया, एक प्रिंसिपल बनाया, जिसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतया या अंशतः डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। यह वस्तु के भार में होने वाली यह आभासी कमी जो होती है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार इसी के बराबर होती है। यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज बोलते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतया अंशतः डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी होती है। वस्तु के भार में होने वाली यह आभासी कमी किसके बराबर होती है? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार को ही क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? यानी आभासी कमी क्या होती है? उत्क्षेप बल के बराबर होती है। इसको पहले हाई स्कूल के प्रैक्टिकल में, पहले या हाई स्कूल वाले प्रैक्टिकल में आर्किमिडीज के नियम का सत्यापन किया था। इस नियम का एक प्रायोगिक सत्यापन है। आर्किमिडीज ने क्या किया था? एक पात्र लिया, उस पात्र में कोई द्रव भर दिया पूरा, उसके मुख तक पूरा क्या कर दिया? उसने एक द्रव भर दिया। यहां एक नली लगी हुई थी और यहां एक पात्र भर दिया। अब एक वस्तु लिया, उस वस्तु का वायु में भार निकाला, इसको वायु स्प्रिंग तुला की सहायता से उसका भार क्या किया? तौला। ये स्प्रिंग तुला है, स्प्रिंग तुला की सहायता से उसको वायु में तौला। मान लीजिए इसका भार कितना आता है? 200 ग्राम भार। 200 ग्राम भार। ठीक है। अब इस वस्तु को क्या किया? इस द्रव में पूर्णतया अंशतः डुबो दिया। तो जैसे इस वस्तु को इसमें डुबोएंगे तो पानी बाहर भी, क्योंकि ये वस्तु अपने डूबे हुए भाग के आयतन के बराबर द्रव स्थापित करेगी। तो चाहे पूरा डुबोया चाहे अंशतः, इन्होंने पूरा डुबो दिया था, तो जब डुबोएंगे तो अपने आयतन के बराबर द्रव स्थापित किया। तो इस द्रव को गिरने नहीं दिया, उसको एक पात्र में इकट्ठा कर लिया। जब इसमें वस्तु डालेंगे तो कुछ आयतन बाहर, द्रव बाहर निकलेगा। तो जितना द्रव बाहर निकला उसको एक पात्र में इकट्ठा किया और फिर स्प्रिंग की तुला की सहायता से इस वस्तु का भार इसमें तौला। मान लीजिए 180 ग्राम आया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वस्तु पर द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है। 180 ग्राम और जो विस्थापित द्रव का भार निकाला तो वो 20 ग्राम भार आ गया। तो इसी से नियम सत्यापित देगा कि जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते, देखिए कमी कितनी हुई? 20 ग्राम की कमी है ना। और ये कमी किसके बराबर है? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतया अंशतः डुबोते हैं तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब इसकी एक आखिरी हेडिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जान लीजिए। आता है प्लवन का नियम। प्लवन का नियम जिसको हम तैरने का सिद्धांत भी बोलते हैं। प्लवन के नियम पर जैसे मान लीजिए जब भी किसी वस्तु को, मान लीजिए हमने किसी द्रव में पूरा डाल दिया, मान लीजिए एक वस्तु है उसको किसी द्रव में पूरा डाल दिया, इस वस्तु को मैंने क्या किया? इस द्रव में क्या किया? पूरा डाल दिया। तो इस पर देखिए दो बल काम करेंगे। एक इसका भार काम करेगा, मान लीजिए W है नीचे की ओर, और दूसरा इस वस्तु पर एक उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल क्या करेगा? ऊपर की ओर, मान लीजिए वो W बल।
अब यदि पहली स्थिति की बात करें, यदि मान लीजिए W1 ग्रेटर देन W, यानी इसका भार उत्प्लावन बल से अधिक हो, तो वस्तु पानी में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यानी वस्तु जो हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाला बल अधिक है तो प्रणाली नीचे की ओर फिसलेगा, अर्थात वस्तु द्रव में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। इसी तरीके से दूसरी स्थिति यह है कि मान लीजिए W1 बराबर W, यानी उत्प्लावन बल जो हो वो किसके बराबर हो, वस्तु के भार के बराबर हो। तो वस्तु जो होगी तो ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अर्थात वस्तु जो होगी द्रव में पूर्णतः डूबा हुआ तैरेगा, डूबा हुआ तैरेगा। इसी तरीके से अगर तीसरी स्थिति बात करें, अगर मान लीजिए W1 ग्रेटर देन W, यानी वस्तु का भार उत्प्लावन बल बहुत अधिक हो, तो उत्प्लावन बल अधिक है तो प्रणाली किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। इस दशा में वस्तु का कुछ भाग, यानी वस्तु जो होगी वो द्रव में अंशतः डूबा हुआ तैरेगा, अंशतः डूबा तैरेगा। तो इसी के आधार पर प्लवन अर्थात तैरने का एक सिद्धांत बनाया गया है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डूबी हुई तैरती है, ये समझ में आ गया। W1 ग्रेटर देन W होगा तो इस स्थिति में वस्तु ऊपर जाने लगेगी, और ऊपर जाएगी, ये कब तक ऊपर जाएगी, जब तक ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। इस स्थिति में वस्तु द्रव में अंशतः डूबा हुआ तैरेगा। तो इसी आधार पर प्लवन का एक नियम है, इसको तैरने का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डूब रही है, तैर रही है, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डूबी हुई तैर रही है, तो वस्तु का भार किसके बराबर हो जाएगा, वस्तु का भार किसके बराबर हो जाएगा, उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल के बराबर हो जाएगा। ये तैरने का सिद्धांत है। इसी के पर एक सवाल है, बहुत पहले पूछा जाता था कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है परंतु लोहे का बना जहाज पानी में नहीं डूबता। तो रीजन वही होगा, लोहे की कील का भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है, इसलिए वो पानी में डूब जाती है। जबकि लोहे की जहाज की अपनी एक विशेष संरचना होती है, इसके कारण क्या होता है कि उत्प्लावन बल का मान जो होता है वो उसके भार से कम अधिक होता है, इसलिए वो उसमें अंशतः डूबी हुई, उसका कुछ भाग द्रव के भीतर आता है, कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है, अंशतः डूबा हुआ तैरता है। तो ये चैप्टर था आपका तरल दाब से रिलेटेड। चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो गया है। कल हम जब वीडियो देंगे, कल ये वीडियो भेजेंगे, इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल है वो भी भेज देंगे, ज़्यादा नहीं 10-12 न्यूमेरिकल है पूरी किताब में, उससे संबंधित 10-12 न्यूमेरिकल 10-12 न्यूमेरिकल आपको भेज देंगे। उसको आप अच्छी तरह लगा लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको भेज दीजिएगा। एक बात फिर कहूँगा कि वीडियो जरूर देखा कीजिए, जितने भी टीचर्स वीडियो भेजते हैं उनको आप जरूर देखिए, उनको लाइक करिए, शेयर करिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आगे की चर्चा कल होगी। धन्यवाद।